नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हिस्ट्री का सिलेबस हम पढ़ रहे थे। हमने अब तक 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला 3 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने सिलेबस देखा था, उसके बाद हमने सेकेंड सेशन में सिलेबस को ओवरव्यू देखा था, उसके बाद थर्ड सेशन में हमने हिस्ट्री का बैकग्राउंड जाना था और ये जाना था कि हिस्ट्री क्या है, कैसे डिवाइड हुआ और कैसे उसमें स्टोन एज आया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टोन एज का है। तो उसमें जो जेम्स टॉमसन जो थे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया बेस्ड ऑन मेटल पे, धातुओं के आधार पर। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल। ये धातुओं के आधार पर इन्होंने जो है इसको डिवाइड किया था। तो मध्य पाषाण काल को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नवपाषाण काल जो है आज तक का समय है। ये आज तक का जो समय है ये नवपाषाण काल है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज के बारे में पूरा। हम स्टोन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा। हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जेम्स टॉमसन ने बेस्ड ऑन मेटल, धातुओं के आधार पर डिवाइड किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल कांस्य युगीन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नवपाषाण काल आज तक का समय जो भी हमें देखने को मिलता है। और पूरा पाषाण काल जिसमें लोग जो मानव था, वो मानव जो था वो आखेटक और खाद्य संग्रह करने का काम करता था। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोन एज। इससे पहले हम मानव का विकास जानने की कोशिश करेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो मानव के विकास में पहला जो मानव आया वो आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा जो आया वो आया होमो हैबिलिस। तीसरा जो आया वो आया होमो इरेक्टस। उसके बाद आया निएंडरथैलेसिस। उसके बाद आया हमारा आज का मानव, जिसे हम ज्ञानी मानव कहते हैं, वो है होमो सैपियंस, जिसे हम आज का ज्ञानी मानव कहते हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं मानव के विकास की, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे क्रम में पूछ सकता है कि हो सकता है दे दे होमो सैपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलेसिस, फिर दे दे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलेसिस, होमो सैपियंस। इनमें से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो ये क्रम अगर आपको याद होगा तो ही आप पेपर में अच्छे से क्लिक कर पाओगे और आप अपने ऑप्शन को टिक कर पाओगे, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मानव का विकास है। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। आई होप कि आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलेसिस, होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव, ये मानव के विकास की अवस्थाएं हैं। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल पे। पूरा पाषाण काल, इस काल में ही आग की खोज हुई थी। आग की खोज कह लीजिए या आविष्कार कह लीजिए। आग का आविष्कार हुआ था। इस काल को पैलियोलिथिक युग भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक युग कहा जाता है। इसमें क्या होता था? आखेटक होता था एवं खाद्य संग्राहक। ये जो मानव थे आखेटक करते थे यानी शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करने का काम
ये करते थे। हमारी जो पृथ्वी है वो 400 करोड़ वर्षों से भी पुरानी है। इसकी परत के विकास से हमें 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसमें जो चौथी अवस्था है उसे हम कहते हैं चातुर्थिकी या क्वार्टनरी। इसमें क्या है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला है प्लाइस्टोसीन और जो दूसरी है वो है होलोसीन। प्लास्टोसीन में ही बोला जाता है कि मानव का जन्म हुआ था। इस अवस्था में ही मानव का जन्म हुआ था और इसी अवस्था में असली गाय, हाथी और घोड़े का भी जन्म हुआ था इसी अवस्था में। तो जो हमें आदिम मानव के जो हमें जीवाश्म मिलते हैं, आदिम मानव के जीवाश्म जो हैं जिन्हें हम फॉसिल कहते हैं, ये भारत में नहीं पाए गए थे। ये याद कर लेना, भारत में पाए नहीं गए थे। तराशे हुए पत्थर के औजारों और फोड़ी हुई गिट्टियों की सहायता से ही ये लोग शिकार करते थे, पेड़ काटते थे और अन्य कार्य भी करते थे। और जो रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने 1863 में इस काल के औजारों की खोज की थी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसमें आग की खोज कह लीजिए या आविष्कार हुआ था। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं विकास के परत की, जिसमें चौथी अवस्था महत्वपूर्ण है, जिसे चातुर्थिकी या क्वार्टनरी कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, प्लाइस्टोसीन, होलोसीन। प्लाइस्टोसीन में मानव का जन्म कहा जाता है हुआ है और गाय, हाथी, घोड़े यानी असली गाय, असली हाथी और असली घोड़ों का जन्म भी इसी युग में हुआ। आदिम मानव के जो जीवाश्म है जिन्हें फॉसिल कहते हैं वो भारत में नहीं पाए गए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे उन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। ये इनका इतिहास है। अब क्या है कि इस काल में जो मानव था, अपना खाद्य जो था, इस काल में जो मानव था अपना जो भोजन था बहुत कठिनाई से एकत्रित कर पाता था और शिकार से ही जीता था। शिकार से ही जीता था। खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। और ये जो अवस्था है 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही। 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही। पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव भोजन बहुत कठिनाई से एकत्रित कर पाता था क्योंकि शिकार से ही जीता था और खेती करना, घर बनाना जानता नहीं था। तो ये जो अवस्था थी इनकी 9000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं। जो औजार हैं पूरा पाषाण काल के वो छोटा नागपुर के पठार से मिले हैं। छोटा नागपुर के पठार से मिले हैं इस काल के जो औजार हैं। और कहा जाता है कि ये जो हैं
1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष पहले के हो सकते हैं। एक लाख वर्ष पहले के हो सकते हैं। और ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, वो आंध्र प्रदेश के करनूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर मिले हैं। आंध्र प्रदेश के करनूल जिले से लगभग 55 किलोमीटर, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले, 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले, 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। इसके साथ ही हड्डी के उपकरण और पशुओं के भी अवशेष मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, इससे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे इस पुरापाषाण काल के युग में। फिर भी पुरापाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर ही जीता था। पुराणों में हमें ये ये पढ़ने को मिलता है कि जो उस समय का मानव था वो फल फूलों पर ही जीवित रहता था। और इस तरह के कुछ लोग तो आधुनिक काल तक पर्वतों और गुफाओं में भी रहते हैं और उसी पुराने ढंग से जीते आए हैं। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास जो है प्लाइस्टोसीन युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिम युग में हुआ। यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं, लेकिन यदि हम भारत में मिली बोरी की सामग्री को छोड़ दें तो पत्थर के औजारों से जो हमें स्पष्टता लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति जो है मध्य प्लाइस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पूर्व की नहीं हमें देखने को मिलती है। प्लाइस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से ढके रहते थे, लेकिन पर्वतों को छोड़ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था और वहां पर दीर्घ काल तक भारी वर्षा होती रही। तो ये पुरापाषाण काल की जो है, ये पुरापाषाण काल की कुछ बातें थी जिसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल की, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको कहानी की तरह समझना है क्योंकि हमें सिंधु घाटी की सभ्यता को समझना है। इसमें केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही हमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल की, इसको हम कहते हैं मिसोलिथिक युग। मिसोलिथिक युग। इस समय का जो मानव था ये क्या करता था, ये शिकार भी करता था यानी आखेटक भी था और पशुपालक बन गया था। अभी हमने क्या देखा पुरापाषाण काल युग में, पुरापाषाण काल के युग का जो मानव था वो शिकार तो करता था, लेकिन वो अपने लिए खाने का संग्रह करता था क्योंकि वो जो है शिकार पर ही जीवित रहते थे और उस समय तक भारी वर्षा होती थी। लेकिन हमें पुराणों में देखने को मिलता है कि कंदमूल और फल फूल जैसे आधुनिक समय में खाए जाते उस समय के लोग भी खाते थे, लेकिन उसका कोई हमें साक्ष्य उतना प्रबल नहीं मिलता है। लेकिन मध्यपाषाण काल आते आते क्या हुआ, मिसोलिथिक युग में मनुष्य जो शिकार तो करता ही रहा, साथ में वो पशुपालक हो गया यानी पशुओं को भी पालने लग गया। पशुओं को भी पालने लग गया। अब हम बात करें तो पुरापाषाण युग का जो अंत है वो 9000 ईसा पूर्व में हुआ। 9000 ईसा पूर्व में पुरापाषाण काल का अंत हुआ। अब क्या है, पुरापाषाण काल का अंत हुआ। अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि 9000 ईसा पूर्व के आसपास पुरापाषाण काल का जब अंत हुआ तो उस समय क्या हुआ, हिमयुग के अंत के साथ हुआ। पुरापाषाण काल का अंत हिमयुग के अंत के साथ हुआ। इसमें क्या है, जलवायु जो थी वो गर्म हो गई और शुष्क हो गई, जिससे जलवायु परिवर्तन के साथ
पेड़ पौधे व जीव जंतुओं व जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुआ। जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुआ। जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुआ और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। अग्रसर होना जब संभव हो गया तो 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं बच्चों? पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहते हैं इसे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसे संक्रमण काल क्यों कहा जाता है। इसे नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल का संक्रमण काल कहते हैं इस अवस्था के बीच का। मध्य पाषाण काल युग के जो लोग थे वो शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। आगे चलकर वे पशुपालक बने और इनके शुरू में 3 पेशे थे जो पूरा पाषाण युग से ही चले आ रहे थे, लेकिन अंतिम पेशा नव पाषाण कालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ। वो पेशा क्या था? शिकार करके मछली पकड़ना, शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुएं बटोरना और उनसे अपना पालन पोषण करना। उसके बाद ये पशुपालन करने लगे। अब क्या हुआ? मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स कहते हैं जिन्हें सूक्ष्म औजार कहते हैं। ये मध्य पाषाण काल स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान के पुराने नमक झील संभर के जमावों के अध्ययन से पता लगा है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे भी लगाए जाते थे। ये लोग पौधे भी लगाते थे। और उसके बाद क्या हुआ? मध्य पाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल में परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण काल संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं कि इसने नव पाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये जो था ये मध्य पाषाण काल की बात है। अब मध्य पाषाण काल में एक चीज और हुई थी। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पशु पक्षी और मानव, इसमें क्या है, बहुत सारी गुफाएं पाई गई जो बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित है। और इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित होंगे। और हमें एक बड़ी ही रोचक बात यहाँ से मालूम पड़ती है कि मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। इसके बाद लगातार मध्य पाषाण कालिक और नव पाषाण कालिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में भी है। और क्या है कि लेकिन कुछ क्षेत्रों में नव पाषाण संस्कृति मध्य पाषाण काल परंपरा के बाद आती है। यद्यपि यह परंपरा लौह युग के आरंभ तक अर्थात 1000 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। यानी ये जो मध्य पाषाण काल की जो अवस्था है वो लौह युग के आरंभ तक 1000 वर्ष ईसा पूर्व तक चलती रही। ये जो अवस्था है ये 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। इसे कहते हैं नियोलिथिक एज। इसे कहते हैं नियोलिथिक युग। इसमें मानव क्या हो गया था, खाद्य का उत्पादन करने लग गया था, खाद्य उत्पादक बन गया था। अब क्या है, विश्व स्तर के संदर्भ में देखा जाए तो नवपाषाण युग जो है 9000 ईसा पूर्व के 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये जो है पाकिस्तान की जो बस्ती मिली है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ में है। आरंभ में 5000 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के लोग मृद भांड का प्रयोग नहीं करते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। उसके बाद क्या है, विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, लेकिन सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण कालिक बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के हैं। इस युग के जो लोग थे वो पॉलिशदार पत्थर के औजारों व हथियारों का प्रयोग करते थे। हथियारों का प्रयोग करते थे। अब वे क्या करने लगे थे, वे खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे थे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग करने लगे थे, कुल्हाड़ियों का प्रयोग करने लगे थे। उसके बाद क्या थी, ये कुल्हाड़ियां जो हैं देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे और पुराणों में हमें देखने को मिलता था, जो परशुराम जो बताए गए हैं, परशुराम जो बताए गए हैं वो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। अब क्या है, नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियां हैं। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियां पॉलिशदार पत्थर की होती थी, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था और कभी कभी कंधेदार खंतियां स्कंधी हो भी लगी होती थी। दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। अब क्या है, इसमें नवपाषाण काल का एक स्थल है गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। यहाँ के लोग क्या थे, कृषि भी करते थे। नवपाषाण काल में ही कृषि पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। कृषि का प्रयोग करते थे और पशुपालन का भी प्रयोग करते थे। पशुपालन, क्योंकि हमने देखा ना ये लोग खाद्य उत्पादक हो गए थे, तो ये लोग कृषि और पशुपालन करते थे, ये धंधे इनके थे, यानी इनका एक बिजनेस था। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन इससे भी मज़ेदार बात यह कि वे हड्डी के बहुत सारे औजारों का जो प्रयोग है वो हथियार के रूप में करते थे। भारत में सिर्फ चिरांदी, अब अगर पूछा जाए कि हड्डी से जो शिकार करते थे वो कहाँ पर उपकरण इसके कहाँ पाए गए, तो भारत में चिरांद एक ऐसी जगह है जहां पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। हड्डी से बने उपकरण पाए गए हैं
और यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हिरण के सींगों के हैं और परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई क्योंकि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन यहाँ पर इन लोगों को उपलब्ध हो गई थी। और यहाँ की नवपाषाण कालीन संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है पत्थर के औजार जो है हमें देखने को नहीं मिलेंगे। पत्थर के जो औजार हैं